इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। और बात सबसे पहले गृहमंत्री अमित शाह और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की मुलाकात से जुड़ी खबर की। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर.एन. रवि से मुलाकात की और इस बैठक को राजनीतिक और संवैधानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बैठक में पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा की संभावना बताई जा रही है। इसके साथ ही बैठक में केंद्र और राज्य से जुड़े समकालीन विषयों पर भी बातचीत हुई। हालांकि बैठक के बाद अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव के संपन्न होने के बाद नई सरकार का गठन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वहां पर पहली बार सरकार बनी है। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने हैं और उसके बाद जो वहां पर अब चुनौतियां हैं और सबसे बड़ी चुनौती की लॉ एंड ऑर्डर की, और साथ ही केंद्र के जो योजनाएं हैं, जो योजनाएं पश्चिम बंगाल में अभी तक नहीं लागू हो पा रही थी, धरातल पर नहीं पिछली सरकार के द्वारा उतारी जा रही थी, उनको लागू करना ये सरकार के सामने चुनौती है। और जाहिर सी बात है कि केंद्र और राज्य के जो संबंध हैं, डबल इंजन की जो सरकार बनी है और उस सरकार सही ढंग से काम करे और सभी योजनाएं धरातल तक पहुंचे, उसके बारे में खासतौर से चर्चा हुई। और इसमें राज्यपाल जो संवैधानिक हेड होते हैं स्टेट के, उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात की और जो अभी तक की राज्य की स्थिति है नई सरकार के बनने के बाद, उसके बारे में पूरी जानकारी गृह मंत्री ने दी है, गृह मंत्री को दी है राज्यपाल ने। उधर मुंबई में शिवसेना की प्रवक्ता और पूर्व सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे को लेकर प्रतिक्रिया दी है। शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता और पूर्व सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि यह दौरा देश के हित में है और इसमें यूरोपीय संघ, नॉर्डिक देशों तथा यूएई के साथ महत्वपूर्ण चर्चा शामिल है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि यूएई में ऊर्जा सुरक्षा, तेल और गैस आपूर्ति जैसे मुद्दों पर संभावित समझौतों की उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या भारत और यूएई मिलकर ऊर्जा जरूरतों का कोई वैकल्पिक और स्थायी समाधान निकाल सकते हैं, और साथ ही उम्मीद भी जताई कि इस दौरे से व्यापारिक समझौतों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे देश में रोजगार सृजन और आर्थिक मजबूती को समर्थन मिल सकता है। दौरा जो है वो देश के हित के दौरे हैं, जहाँ पे वो यूरोपियन यूनियन भी जाएंगे, जहाँ नॉर्डिक कंट्रीज़ में भी जाएंगे, और फिर वो यूएई जा रहे हैं और अभी यूएई पहुँचे हैं, जहाँ पर एक उम्मीद करते हैं कि जो देश की एनर्जी सिक्योरिटी की नीड्स हैं उसको लेकर किसी तरीके का समझौता होगा। यूएई हाल ही में ओपेक से बाहर निकला है, तो क्या इंडिया और यूएई मिलकर कोई एक पार्टनरशिप करेंगे जिससे जो देश की जो ज़रूरतें हैं ऑयल को लेकर, गैस को लेकर, उसका कहीं सोल्यूशन, एक पैरेलल सोल्यूशन देश को सामने आता हुआ दिख रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। और बाकी सारे रीजन्स में मैं उम्मीद करती हूँ कि जो ट्रेड की बात है, जो युवाओं को रोज़गार देने के माध्यम है, देश की आर्थिक व्यवस्था को और मजबूत करने की ज़रूरत है, वो इनके इस दौरे से हमें सामने आएगा, यही अपेक्षा है। सिर्फ दूध के ही दाम नहीं बढ़े हैं, सब्जियों के बढ़ गए हैं, फल के बढ़ गए हैं, अनाज का बढ़ गया है। और जो किसान है, आज महाराष्ट्र का किसान है, वो प्याज का दाम नहीं उसको मिल पा रहा है। इस तरीके की किल्लत देश में है कि किसान जो मेहनत कर रहा है उसका उपजाया हुआ सामान का पैसा उनको नहीं मिल रहा है। और दूसरी तरफ जो देश की जनता जो खा रही है खाना, जो खरीद रही है ये खाना, जो अन्न खरीद रही है, अनाज खरीद रही है, वो उनको भारी पड़ रहा है। तो ये जो अर्थव्यवस्था का जो प्रॉब्लम चल रहा है, ये दिखाता है सरकार नाकामयाब रही है, सरकार बिल्कुल उसमें विफल रही है कि कैसे आम जनता को और या आम जनता के हित में निर्णय ले सके। ये जो 3 रुपये पेट्रोल और डीजल बढ़ने की बात हुई है, ये तब तक इन्होंने काबू में रखा जब तक इलेक्शन नहीं हो गए, इलेक्शन के नतीजे नहीं आ गए। और अभी तो ये सिर्फ 3 रुपये ही नहीं, करते करते ये और बढ़ाएंगे, क्योंकि सरकार ने बढ़ाने का तो समझ लिया है क्योंकि उनकी पॉलिसी फेलियर है। पर जो गरीब जनता है, जिनको आमदनी की दिक्कतें हैं, उनको क्या क्वेश्चन मिलेगा? क्या हमें याद नहीं है कि नोएडा में इतने बड़े प्रोटेस्ट हुए थे जो अनफॉर्चुनेटली वायलेंट हो गए थे, कि वो बार बार यही कह रहे थे महंगाई इतनी बढ़ गई है पर आमदनी उनकी है नहीं।
कितने ऐसे कारोबार हैं जो सूरत इन सब में ठप पड़ गए हैं क्योंकि गैस की किल्लत है, और जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं वो अपने घर पे जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें सरकार को देखनी पड़ेंगी कि ये सरकार जो बातें कर रही थी कि कोई असर जनता को नहीं पड़ेगा, वही सरकार अब इस तरीके से जो दाम बढ़ा रही है वो कैसे हिपोक्रिटिकल नहीं है। आरएसएस के दत्तात्रेय होसाबले जी ने कहा कि पाकिस्तान से हमारी चर्चा चलती रहनी चाहिए। उसके जवाब में पाकिस्तान ने जवाब दिया है कि उसको वेलकम करते हुए कहा है कि अब देश का, भारत देश के लोगों का मन बन रहा है बातचीत करने का। तो सबसे पहले तो मैं यही बता दूं कि भारत के देशवासियों का बिल्कुल मन नहीं है कि पाकिस्तान से किसी भी तरीके की चर्चा हो। और जब हमारी देश की सरकार ये कह रही है नो ट्रेड विद टेरर, नो टॉक विद टेरर, तो ये किस बिना पर हम डायलॉग की बात कर रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी की ये नीति बदली है? क्या भारतीय जनता पार्टी अब ये पाकिस्तान और आरएसएस जो दोनों एक चीज़ बोल रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी अपना अमन की आशा का वर्जन लाएगी? जो सबसे ज़्यादा अमन की आशा को लेकर बोलते रहते थे, बहुत सारी आज रिसेंटली पिक्चर बनी हैं जो सुपर हिट हुई हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये बदलेगी? नो टॉक विद टेरर, नो ट्रेड विद टेरर। वी नो क्रिकेट विद टेरर चल सकता है क्योंकि वो प्रॉफिटेबल है देश के लिए। तो बस सवाल यही है कि हमारे जो देश की जनता जो आतंकी हमलों से प्रभावित हुई, जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया, जो हमारे सरहद पे खड़े हुए सैनिक जो हैं, जो मारे गए देश की सेवा में, देश को सुरक्षित रखने में, क्या उनके साथ फिर से बातचीत कर वही कॉम्प्रोमाइज होगा जो हम लगातार पाकिस्तान की तरफ से देखते रहते हैं? रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में पेट्रोल डीजल की उपलब्धता को लेकर कहा कि प्रदेश में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है और किसी भी तरह की कमी की स्थिति नहीं है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को आपूर्ति व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखने का निर्देश दिया है ताकि आम जनता को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। नहीं, हम लोग का एक दिन का दिल्ली प्रवास था माननीय हमारे गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी के साथ, और वहाँ पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मुलाकात किए और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण जो नक्सलवाद समाप्त हुआ है बस्तर क्षेत्र से, मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान चला रहे हैं और स्वास्थ्य की टीम घर घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है, उनका इलाज भी चल रहा है, रेफर भी कर रहे हैं और अभी तक करीब 70,000 लोगों तक पहुंच पाए हैं। आगे पूरे 36 लाख लोगों तक पहुंचने का है और एक बस्तर मुन्ने अग्रणी बस्तर कार्यक्रम चला रहे हैं, ग्राम पंचायतों में शिविर लगा रहे हैं और लोगों के राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड और भी रेवेन्यू के रिकॉर्ड वगैरह सब उनको उपलब्ध करा रहे हैं। तो इस सब के विषय में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी को अवगत कराए और इस बार सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का कि मध्य क्षेत्र का बैठक जिसमें 4 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, उनका बैठक बस्तर में हो रहा है। और पिछले काशी की बैठक में ही माननीय गृह मंत्री जी ने घोषित किया था कि अगला बैठक छत्तीसगढ़ में होगा और वो बैठक होने जा रहा है, तो ये छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है। दिल्ली में यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष जगदीश कुमार ने नीट परीक्षा को लेकर जारी बहस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि परीक्षा प्रक्रिया को आगे और बेहतर तरीके से आयोजित करने की आवश्यकता है ताकि पारदर्शिता और विश्वसनीयता को मजबूत किया जा सके। उन्होंने उन क्षेत्रों पर भी ध्यान दिलाया जहां वर्तमान प्रणाली में सुधार की जरूरत है। उनके मुताबिक परीक्षा संचालन से जुड़ी प्रक्रियाओं को और अधिक सुदृढ़ और तकनीकी रूप से मजबूत करने से भविष्य में ऐसी समस्याओं को कम किया जा सकता है। जब भी एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसी नीट कैंसिल होता है, ये स्वाभाविक है कि हमारा स्टूडेंट्स डिस्ट्रेसफुल हो जाएगा, डिसअपॉइंट हो जाएगा। ऐसे समय में हम सब लोग हमारा स्टूडेंट्स के साथ रहना चाहिए और हमारा स्टूडेंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए एज पेरेंट्स एंड एजुकेशनिस्ट। और आज ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने
दो तीन बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स किया। एक तो रीटेस्ट का डेट अनाउंस किया, 21 जून को रीटेस्ट हो जाएगा नीट का। और ये अनाउंसमेंट के वजह से स्टूडेंट्स का माइंड में जो अनसर्टेनिटी है वो निकल जाएगा और एग्ज़ाम के ऊपर अब कंसंट्रेट करके प्रिपेयर कर सकते हैं। और दूसरा ये भी कहा कि जो एप्लीकेशन फ़ी पे किया वो रिफ़ंड हो जाएगा और रीटेस्ट के लिए नया एप्लीकेशन फ़ी पे करने का ज़रूरत नहीं है। और नीट एग्ज़ाम 3 घंटे का ड्यूरेशन होता है और स्टूडेंट्स के फीडबैक देखने के बाद मंत्री जी ये भी अनाउंस किया कि 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा OMR में जो डिटेल्स फिलअप करने के लिए। लेकिन नीट एक ऐसी एग्ज़ाम है, ये सिर्फ एक दिन में पूरा देश में हम कंडक्ट करते हैं। इस साल नीट एग्ज़ाम में more than 5400 एग्जामिनेशन सेंटर्स आर देयर और 22 लाख के ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इसमें रजिस्टर किया। और यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। वैश्विक परिस्थितियों और बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय तनाव के बीच आगरा में राज्यसभा सांसद नवीन जैन ने राष्ट्र प्रथम अभियान शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रहित के आह्वान को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से चलाया जाएगा। सांसद नवीन जैन से खास बातचीत की हमारे संवाददाता जिशान अहमद ने। मिडिल ईस्ट में जारी संकट का असर अब भारत में भी दिखने लगा है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है, देश को आर्थिक रूप से बनाए रखने के लिए आग्रह किया है। वहीं संकल्प को लेने के लिए राज्यसभा सांसद नवीन जैन आगरा में कई कार्यक्रम करेंगे। आज आपने प्रेस वार्ता की है, मोदी जी की अपील है, क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे? देखिए, हमारा 19 तारीख को पहला चरण शुरू होगा। भगवान टाकी चौराहे पर सायंकाल 4 बजे हम एकत्रित होंगे। शहर की जनता को साथ देकर शहीद स्मारक संजय प्लेस में वो जुलूस का हम समापन करेंगे। तिरंगा हाथ में झंडा रहेगा। मोदी जी के साथ अपील है, उनकी तख्तियां हाथ में लेकर चलेंगे। भारत माता जिंदाबाद, भारत माता की जय करते हुए हम ये जुलूस का रूप में करेंगे। हम दूसरे दिन बाजारों में संपर्क करेंगे, फिर हम अगले दिन कॉलेजों में संपर्क करेंगे, रेलवे स्टेशनों पर भी जाएंगे। हम अंतिम दिन उपवास के रूप में लोगों को, जितने हजारों की संख्या में मौजूद होंगे उनको शपथ दिलाने का काम भी हम करेंगे। वहीं विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जो अपील की है, जो केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं वो बड़े काफिले के साथ चलते हैं। हम लोग, मैं कह रहा हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी इतनी भारी खतरा है उनकी जान को, इसके बावजूद भी वो केवल 2 वाहन पर आ गए। हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे मंत्री हैं। मैं स्वयं भी आज संकल्प ले रहा हूँ, मैं भी जो इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग करूंगा। आगरा से बाहर जाऊंगा, ट्रेन में जाऊंगा, बस में सफर करूंगा, मैं विदेश यात्रा नहीं करूंगा। तो ये हम लोग करने के लिए तैयार है। मैं अनुरोध करूंगा, विपक्ष के लोग दिखाए ना कि वो कौन सा संकल्प ले रहे हैं, वो क्या इन चीजों को अपना रहे हैं। केवल आलोचना करने के अलावा विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, इसलिए उनकी बातों को हमने गंभीरता से लेना भी बंद कर दिया। वहीं विदेश यात्रा को लेकर भी मोदी जी ने अपील की है और सोने की बात करो तो 1 साल तक सोना ना खरीदें। तो जो लाखों परिवार इस सर्राफा व्यवसाय से जुड़ा है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी रोजी रोटी का संकट है। देखिए, उन्होंने कहा जो छोटे छोटे गहने हैं, छोटे छोटे जो शादी ब्याह होंगे, वहां पे मजबूरी में उन्होंने कहा है कि कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे तो देश के लिए बड़ा सहयोग है। मोदी जी ने कोई धमकाया नहीं है किसी को, स्वेच्छा से छेड़ा है कि अगर आपकी इच्छा है तो आप करो पालन, देश का साथ दो। तो मुझे लगता है इसको अन्यथा के रूप में नहीं लेना चाहिए और बहुत सारे लोग इसको पालन भी कर रहे हैं और पालन करेंगे तो इससे देश को मजबूती मिलेगी। अंततः लाभ जो देश का होता है तो प्रत्येक नागरिक को होता है। वहीं विदेश यात्राओं को लेकर भी विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील के बाद भी विदेश जा रहे हैं। देखिए, मोदी जी जा रहे हैं, कोई राहुल गांधी की तरह मौज मस्ती के लिए तो जा नहीं रहे। वो जा रहे हैं देश के लिए जा रहे हैं, देश को दूसरे दुनिया भर में एक स्थापित करने के लिए जा रहे हैं। उनकी जो संभावना है वो किस प्रकार से मुकाबला कर रहे हैं उसको देखने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ये लोग, जो दूसरे लोग जाते हैं, विपक्ष के लोग जाते हैं, ये किस लिए विदेशों में जानते हैं, भारत की जनता जानती है। देखिए, ये हमारे साथ राज्यसभा सांसद नवीन जैन थे। आज आगरा में इन्होंने प्रेस वार्ता की है और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
जो देशवासियों से अपील की है उसको जन जन तक पहुंचाने का कार्यक्रम आगरा से करेंगे। अपने सहयोगी शोएब के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। और खबर सीतापुर से, जहां पर सांसद समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र लोधी के विवादित बयान के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। महिला मोर्चा और पार्टी पदाधिकारियों ने इस बयान का कड़ा विरोध व्यक्त किया और बीजेपी की जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला के नेतृत्व में अटल चौक और विकास भवन के धरना स्थलों पर भारी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए, अपने आक्रोश का प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सांसद के बयान को समाज और जन भावनाओं के खिलाफ बताया और कहा कि ऐसे बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। पार्टी पूरे जिले में अपना विरोध स्वरूप आंदोलन जारी रखेगी। शहर कोतवाली क्षेत्र में आयोजित इस प्रदर्शन में बीजेपी के वरिष्ठ और युवा सदस्य सक्रिय रूप से शामिल हुए और अपने विरोध का असर जनता तक पहुंचाया और प्रशासन के जरिए समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी तक भी पहुंचाया। देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की जेब पर सीधा असर डाला है। करीब 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है और अब ईंधन पर बढ़ते दामों को लेकर सियासत भी गरमानी शुरू हो गई है। हम आपको बता दें कि विपक्ष ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने पर केंद्र सरकार को घेरा है। हालांकि सत्ता पक्ष के नेताओं ने इसे वैश्विक संकट का बहाना देते हुए सरकार का बचाव किया है। देश में पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों ने आम आदमी की जेब पर सीधा असर डाला है। पेट्रोल और डीजल पर करीब 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जबकि सीएनजी के दामों में 2 रुपए का इजाफा किया गया है। अब ईंधन के बढ़ते दामों को लेकर सियासत भी गरमाना शुरू हो गई है। विपक्ष ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर केंद्र सरकार को घेरा है। ईंधन के दाम बढ़ने पर अखिलेश यादव ने जनता को साइकिल का विकल्प दिया है। उन्होंने कहा, हमने तो पहले ही कहा है कि साइकिल से बेहतर कुछ नहीं है, आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प है। दूसरी ओर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी की गलती की कीमत जनता द्वारा चुकाने की बात कही है। राहुल गांधी ने कहा है, गलती मोदी सरकार की, कीमत जनता चुकाएगी। 3 रुपए का झटका आ चुका, बाकी वसूली किस्तों में की जाएगी। हालांकि बीजेपी नेताओं ने वैश्विक संकट का हवाला देते हुए सरकार का बचाव किया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय तनाव और कच्चे तेलों की कीमतों में उछाल का असर पूरी दुनिया पर पड़ा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। पिछले 3 साल से लगभग जो युद्ध चल रहा है दुनिया में, बहुत सारा संकट दूसरे देशों में आया है। माननीय मोदी जी ने हमारे ऊपर आँच आने नहीं दिए, केवल गैस का दाम बढ़ा था। लेकिन ये सब जानते थे कि कब बढ़ेगा, तो बढ़ना जितना कम से कम बढ़ाया है। ऑयल कंपनियां सारी नुकसान में चल रही है, हजारों लाखों करोड़ उनको नुकसान हो चुकी है, लेकिन उसका भी सीमा होता है। तो जितना मिनिमम बढ़ाना चाहिए सरकार उतना बढ़ाए। लगातार कई माह से युद्ध चल रहा है, वैश्विक संकट है, क्रूड ऑयल का दाम बेतहाशा बढ़ रहा है और आपने देखा पेट्रोलियम पदार्थों पर लोड नहीं पड़े, जिसके कारण स्पेशल एक्साइज ड्यूटी प्रधानमंत्री जी ने हटाया। आम लोगों से पूरे देश में अपील की कि पेट्रोल डीजल का खर्च कम करें। उन्होंने खुद भी खर्च, उनके कॉर्केट में भी उन्होंने गाड़ियों को घटाया। पूरे देश में अपील की। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश जारी किया है कि पेट्रोल डीजल के खर्च में कमी हो, सरकारी कमी हो। आम जनता भी जागरूक हुई है, पूरे विश्व में, पूरे देश में संदेश गया है। देखिए जी, विगत कुछ माह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई हैं, और विशेष रूप से ईरान और अमेरिका के जो तेल युद्ध की बात है, उससे पूरा विश्व प्रभावित है। हमने देखा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं अमेरिका सहित, उसमें क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने की वजह से 2 गुने तक रेट हो गए। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की इकोनॉमिक सोच के कारण इतने समय के बाद भी इस देश में ना तो पेट्रोल के दाम बढ़े और ना ही अन्य जो महत्वपूर्ण इश्यूज, विषय हैं जो इंपोर्ट होते हैं, उसके ऊपर दाम बढ़े। लेकिन यह समस्या है और विश्व की समस्या सबके सामने, और ये देशवासी भी इस बात को समझते हैं। बता दें कि भारत अपनी ईंधन का जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है।
इसलिए ग्लोबल मार्केट में तेल महंगा होते ही असर देश में दिखाई देता है। लेकिन विपक्ष इस दलील को जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा बता रहा है। वहीं दूसरी ओर आम आदमी के लिए पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतें अब सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रही, क्योंकि ईंधन महंगा होते ही ट्रांसपोर्ट महंगा होता है और फिर खाने पीने से लेकर रोजमर्रा की हर चीज की कीमत बढ़ने लगती है। चुनाव आयोग ने एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है और इस चरण में देश के 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से मतदाता सूची का व्यापक सत्यापन किया जाएगा। आयोग के मुताबिक करीब 36 करोड़ 73 लाख मतदाताओं का घर घर जाकर सत्यापन किया जाएगा और इस प्रक्रिया में उत्तराखंड सहित आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, तेलंगाना और पंजाब जैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें शामिल हैं। चुनाव आयोग के ऐलान के बाद अब संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने इसमें तैयारियां भी शुरू कर दी। भर में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से ये अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इस प्रक्रिया के तहत करीब 36.73 करोड़ मतदाताओं के घर घर जाकर सत्यापन किया जाएगा। चुनाव आयोग के मुताबिक इस चरण में उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, तेलंगाना और पंजाब जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। चुनाव आयोग के ऐलान के बाद उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कब क्या प्रक्रिया शुरू होगी। इस अभियान के तहत 29 मई से लेकर 7 जून तक जो है प्रिंटिंग का कार्रवाई किया जाएगा, ट्रेनिंग का कार्रवाई किया जाएगा और 8 जून से जो है 7 अगस्त तक सभी घर घर जाकर बीएलओस के द्वारा एन्यूमरेशन फॉर्म को मतदाता को उपलब्ध कराया जाएगा और उनसे फॉर्म भरकर वापस लिया जाएगा। 14 जुलाई को हमारे जो भी प्रपत्र वापस आते हैं उसके आधार पर ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली का प्रकाशन किया जाएगा, जिसके आधार पर अगले 1 माह तक 14 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक सभी व्यक्तियों से दावे और आपत्ति प्राप्त किया जाएगा। उन सभी प्राप्त दावे आपत्तियों का सुनवाई के उपरांत ईआरओ स्तर पर अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। जबकि एनडीए नेता कह रहे हैं ये जल्द से जल्द होना चाहिए, इससे बाकी राज्यों में बसे घुसपैठिए बाहर होंगे। सभी में होना चाहिए, ये ईसीआई का बात है, ये होना ही चाहिए क्योंकि हर 20 साल के बाद, एक जनरेशन के बाद ही ये होना चाहिए। अगर जितना जल्दी होगा तो इसमें इस देश में कितना घुसपैठिए है, कितना डबल एंट्रीड वोटर है, कितना मरेगी वोटर का नाम अभी तक रोल में है इलेक्शन कमीशन का, वो जानकारी पड़ेगा और उसको हटाना चाहिए जरूर। इलेक्शन कमीशन का विषय है भाई, इलेक्शन कमीशन को जो उचित लगता है करता है, उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं। वहीं विपक्षी कह रहा है कि ये सब बीजेपी कराती है, जहां चुनाव होते हैं वहां बीजेपी रेकी कराती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।